आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन आपको, ये एग्जाम जो होता है ये 3 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहला जो फेज होता है इट इज कंडक्टेड इन 4 ब्रांचेस। ये 4 ब्रांचेस में कंडक्ट करवाया जाता है और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो होता है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आए हैं। अभी अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इसमें अपीयर हुए होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों का स्कोर जो है वो अच्छा आ रहा होगा एंड यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम। बट बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए हम लोगों को। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम हमारा ड्रीम था, हमने तैयारी की है, लास्ट ईयर इसकी तैयारी की है, बट प्री जो है वो अच्छा नहीं गया है, तो अब क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आज आप सारे बच्चों के लिए हम ये सेशन लेके आए हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अगर आपका प्री नहीं अच्छा हो पाया है सम वोट किसी रीजन की वजह से, तो फिर आपको आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। So, before starting, let me introduce you to myself. Guys, my name is Vinod Kumar Dattusulia, All India Rank 1 in GATE Mechanical and All India Rank 4 and 77 in Engineering Services Exam. Okay, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए। बट बिफोर गोइंग दैट, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो है वो किसके लिए होता है और आप लोग जस्ट गिव मी अ सेक। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो होता है वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके लिए होता है। और दिस एग्जाम ईएससी एग्जाम जो है इट इज कंडक्टेड इन 4 ब्रांचेस। ये 4 ब्रांचेस में कंडक्ट करवाया जाता है और ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और इन 4 ब्रांचेस में जो 4 ब्रांचेस हैं, पहला है सिविल, देन यू हैव मैकेनिकल, देन यू हैव इलेक्ट्रिकल एंड यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो दिस इज दीज आर द ब्रांचेस। जो बाकी ब्रांचेस के बच्चे हैं जो कि एंसिलरी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल में बहुत सारी पीआई हो गया या फिर ऑटोमेशन हो गया, ऐसी जो ऑक्सिलरी ब्रांचेस हैं उनके लिए आप लोग मैकेनिकल अपना कोर चूज कर सकते हो। तो जो भी स्ट्रीम्स है, जो दूसरी ब्रांचेस के बच्चे हैं, आप लोग भी इन 4 ब्रांच में से एक ब्रांच सेलेक्ट करके और उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, अगर वो डिग्री है तो आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हो। ये एग्जाम जो होता है ये 3 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज प्री, ठीक है, उसके बाद में होता है मेंस एंड देन लास्ट जो होता है इट इज द इंटरव्यू। ठीक है, प्री जो होता है उसमें अगेन आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस एंड पेपर 2 टेक्निकल। पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, तो पेपर 1 200 का होता है एंड पेपर 2 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम 10 जीएस सब्जेक्ट्स और पेपर 2 जो होता है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जितनी भी आपके इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। और ये जो पेपर होता है इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, दोनों का स्कोर मिला के 500 होता है। 500 के बाद में 500 में से कट ऑफ निकलती है। 500 में से जनरली जो जिन बच्चों के अराउंड 200 220 के आसपास इसी रेंज में जनरली कट ऑफ रहती है, तो वो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो फिर मेंस के लिए जाते हैं। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, कन्वेंशनल पेपर होते हैं 300 मार्क्स के। सो टोटल अगर देखोगे तो मेंस में कन्वेंशनल 3 घंटे का पेपर होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। पेपर 1 पेपर 2 जनरली जून के आसपास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 500 ऊपर वाला और 600 दोनों को मिला के आपका इंटरव्यू के लिए कट ऑफ निकलता है, तो टोटल 1100 मार्क्स हो गए। इन 1100 मार्क्स में से कट ऑफ निकलता है जिसके भी 550 560 आ रहे होते हैं उनको जनरली 560 580 इट डिपेंड्स, उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू जो होता है वो फाइनली 200 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स होने के बाद में टोटल आपका 1300 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से जो फाइनल कट ऑफ निकलती है, जितनी भी सीट्स हैं टॉप से उतने बच्चों को लिया जाता है। तो जनरली आपके 600 650 के आसपास अगर मार्क्स आते हैं
तो आपका एक बहुत अच्छा फेयर चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज गाइस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट जिसने नहीं सुना है या फिर जो पहली बार प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो आपके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल है। ओके तो अब हम चलते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी, अगर आपने मान लो 6-7 मंथ्स या फिर 1 ईयर की अगर तैयारी की हुई है और आपने इस बार 2026 का अगर पेपर अटेम्प्ट किया है और गलती से अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, लाइक बिलो 200 आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो देन अब आपको क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों जो जो बच्चे फिर से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो फिर से अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ड्रीम को अगर देखना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप भी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बनो, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको करनी है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टू इवैल्यूएट, क्या हुआ अभी तक का आपका सिनेरियो क्या है। अभी तक हम देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे कि क्या है, अभी तक क्या हुआ और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम रुकेंगे, वी विल डिसाइड ऑन व्हाट टू डू। ओके तो सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया कहां पे मेरी गलती हुई, मेरे जो 180-190 मार्क्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। जैसे आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, तो 200 मार्क्स का पेपर 1 था और 300 मार्क्स का पेपर 2 था, इन दोनों में आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो लेट्स से समबडी से इसकी मेरे सर इसमें 60 मार्क्स आ रहे हैं और इसमें अराउंड 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आपका 180 का स्कोर आ रहा है और 180 का स्कोर इज स्लाइटली लोअर, ऐसा लगता है जैसे कि शायद कट ऑफ पार नहीं हो पाए मेंस के लिए। तो अब अगर आपको एनालाइज करना है तो ऐसे एनालाइज करोगे कि 60 मार्क्स, 200 में से 60 मार्क्स क्यों आए। तो हो सकता है आपको एनालिसिस में पता चले कि यार मैंने सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। तो अगर रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे तो उनके लिए उनको पढ़ेंगे, उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि सर मैंने पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़े थे, बट जब मैं अटेम्प्ट करने गया तो मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे। मेरे को 100 में से टोटल 40 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाया, 60 क्वेश्चन की तो हवा ही नहीं लगी। तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है उस सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वापस से हमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, इस बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ड्राइंग वाला पार्ट है, या फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट है, आईसीटी का पार्ट है। ये चीजें ऐसी हैं जो आसान है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। तो इन्वायरमेंट है उसको आप देखते हो, तो वो वाले क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर अटेम्प्ट नहीं हुए इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको चीजें पता नहीं है, आपको समझ में नहीं है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको शायद समझ में नहीं आया, तो उसके लिए वापस से आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके तो दो चीजें हो सकती हैं कि आपने या तो कोर्स ही नहीं किया था तो मार्क्स नहीं आए, दूसरा आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आपने सब्जेक्ट पढ़ा था बट क्वेश्चन नहीं बने, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इन कंसेप्ट्स को आगे देखेंगे हम कि कैसे कंसेप्ट्स बनाने हैं, कैसे आपको इनको पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आता है कि सर टेक्निकल क्यों नहीं हुआ। अगेन टेक्निकल में भी दो पार्ट आ सकते हैं कि सर कुछ तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं था, मेरा 80% ही कोर्स कंप्लीट था या 70% ही था, तो अब बाकी रिमेनिंग जो कोर्स है वो उसको पूरा करना है। या फिर ये हो सकता है कि सर मैंने 100% सब्जेक्ट कर लिए थे बट मेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे थे। अब देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो गेट के सिलेबस से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बाकी जो एरिया था जो कि जनरली गेट से बाहर है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में रहता है। ठीक है, तो उससे जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये हो सकता है कि सर मैंने कोर्स पढ़ा बट कोर्स पढ़ने के बाद मेरे से क्वेश्चन नहीं लगे, तो उसके लिए अलग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ना पड़ेगा, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले आपको पता करना है कि गलती कहां पे हुई। ठीक है, मेरे को क्या नहीं आता था पेपर में। सर मैंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने क्वेश्चन तो बहुत अटेम्प्ट किए, पेपर 1 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पेपर 2 में 120 किए हैं, लेकिन फाइनल स्कोर 180 बन रहा है। इसका मतलब आपने गलतियां बहुत की हैं। इसका मतलब जब आपने क्वेश्चन जब लगा रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ आया, क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको लगा कि यार ये आंसर हो सकता है,
बट वो आंसर नहीं, कुछ दूसरा आंसर था। इस बार पेपर जो था वो थ्योरेटिकल ज्यादा था। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस आपको ठीक लगते हैं। ठीक है, तो वो आपको एनालाइज करना है, तो उसके लिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे एक्स्ट्रा हम। ठीक है, तो अप्रोच आपका अलग अलग होगा, जो भी आपकी इस बार का शॉर्टकमिंग था उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया मेरी गलती कहां हुई। तो अगर इन एरियाज में गलती हुई है तो दैट इज ओके। सेकेंड गलती जो शायद इस बार नहीं हो सकती थी या फिर शायद इस बार नहीं होगी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आई एम श्योर इस बार शायद टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आया होगा, बट कुछ लोग हो सकते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था। अगर टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है तो आपको अगेन थ्योरी कहीं ना कहीं नहीं समझ में आई है, या फिर आपने रिवीजन नहीं किया या प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो ये क्या मेरा इश्यू यहाँ पे था? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट इश्यू था, या फिर स्ट्रेस और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ने आपकी परफॉर्मेंस को खराब किया? जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पे बच्चे अटक जाते हैं। इस बार भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिन पे लग रहा था कि आप अटक सकते हो, बहुत देर तक आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, बीच में कोई एक क्वेश्चन आया, उस पर 7-8-10 मिनट लग गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार न्यूमेरिकल कम थे, हो सकता है कुछ लोग न्यूमेरिकल में अटक गए हो कि हाँ यार ये न्यूमेरिकल, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी थे। ठीक है, तो उन पे आप अटक गए होगे, तो ये आपको देखना है। या फिर हो सकता है कि किसी और चीज की वजह से, जो कि स्ट्रेस है मेरे दिमाग में। सर मैं सुबह सुबह जब गया तो पहला पेपर 1 जो था मेरा ठीक नहीं हुआ, तो मुझे पेपर 2 में ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि यार पेपर 1 में मेरे 60 ही नंबर आ रहे हैं, तो पेपर 2 में अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाया। वैसे मैं पेपर 2 जब घर आके देखा तो बाद में मुझे पता चला कि 120 नहीं 150 तो मैं आराम से ला सकता था। दिस कुड बी वन रीजन। तो अगेन आपको यू हैव टू बी केयरफुल दिस टाइम कि यार क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेपर 1 आपका हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, तो सबके इतने ही मार्क्स बन रहे हो, तो पेपर 2 को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और ये जब सब कुछ कर रहे होगे, जब एनालाइज कर रहे होगे, तो देखो एनालिसिस आप अपने लिए कर रहे हो, बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा मत सोचना कि यार सर मैंने 100%, आपका कोर्स हुआ है 70%, आपने रिवीजन एक बार भी नहीं किया, और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो 100% कोर्स था मेरा और मेरे तो बन जाने चाहिए थे, पता नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं बने। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि गलती कहां पे हुई है, क्योंकि अगर पहली मिस्टेक ही नहीं पता है आपको कि इस बार आपने क्या मिस्टेक किया है, तो सेम मिस्टेक अगली बार होगी। तो अगर रिपीट नहीं करना चाहते हो तो बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल एनालिसिस करो। ये मत सोचो, ओवर एक्सपेक्टेड एनालिसिस मत करो कि सर मेरा तो पेपर 80% ही हुआ था, मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यार मेरा तो पेपर 100% हो रखा है। ऐसा नहीं। अगर आप कह रहे हो कि मेरा रिवीजन नहीं था, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ, तो उसको ऐसे लिखो कि रिवीजन नहीं था, तभी आपको याद रहेगा अगली बार कि यार पिछली बार रिवीजन ना होने की वजह से मेरा पेपर खराब हुआ था, तो इस बार मुझे रिवीजन अच्छे से करना है। ठीक है, तो जहां गलती जो है वो तभी सुधरेगी जब आपको पता हो कि गलती क्या की है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये यार ये तो गलती नहीं थी, तो फिर मैं कैसे करूं। ठीक है, तो जब आपको अब गलती पता चल गई है, तो अब आपको देखना है कि क्या करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, बी वेरी स्पेसिफिक कि भैया क्या गलती हुई है। पहला ऑप्शन बचता है कि वापस से 2027 का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दो। ठीक है, ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिनको अपनी गलती पता है, और उनको ये हाँ श्योर है कि सब्जेक्ट मेरा 100% नहीं हुआ था, बट मुझे पता है कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लूंगा। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि भैया ईएससी भूल जाओ, दूसरे किसी एग्जाम पे फोकस करते हैं, या तो गेट या फिर दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, जेईई, इन सब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये किन बच्चों के लिए? ये दूसरा वाला ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने, अगर मान लो हो सकता है 100% सिलेबस किया हो, आपने रिवीजन भी किया हो, बट आपको चीजें नहीं समझ में आती है, इंजीनियरिंग लेवल की चीजें नहीं समझ में आ रही है आपको, आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे। पढ़ाया बिल्कुल अच्छा है सर, विनोद सर आपने एकदम पूरा पावर प्लांट अच्छे से पढ़ाया था, बट पावर प्लांट के क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से। मुझे थ्योरी पूरी समझ में आ गई, बट जब क्वेश्चन आता है तो मैं गायब हो जाता हूं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर ऐसा है कि आपने पढ़ा भी अच्छे से है, रिवीजन भी आपने अच्छे से किया, बट क्वेश्चन नहीं लग रहे, इसका मतलब आपको वो इंजीनियरिंग एक्यूमेंट जो है वो आप में नहीं है। अगर इंजीनियरिंग एक्यूमेंट नहीं है, तो इंजीनियरिंग वाले एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम की तरफ प्रिपेयर करो। ठीक है,
जैसे कि बैंक्स के एग्जाम है, एसएससी वाले एग्जाम है, उन सब पे प्रिपेयर करो। या फिर जो इंजीनियरिंग के डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, थोड़े लो लेवल वाले एग्जाम है जिनमें ज्यादा डिफिकल्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, गेट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग वाले एग्जाम है या रेलवे के एग्जाम है, उन पे फोकस करो। देखो ये भी आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी क्या है मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि भैया मैं उसेन बोल्ट के साथ जाके उससे रेस जीत सकता हूं, कभी नहीं। उसेन बोल्ट अगर नींद में भी भागेगा तो मेरे से ज्यादा तेज भागेगा। ठीक है, तो आपको रियलिस्टिक पता होना चाहिए। आप अगर बोल दो नहीं मेरे में जोश है, मेरा गर्म खून है और मैं वे रेस जीत के रहूंगा, अरे उसेन बोल्ट से नहीं, यूसेन बोल्ट से नहीं जीत सकते हो आप। ठीक है, तो रियलिस्टिक, आपको अपना रियलिस्टिक पता होना चाहिए कि भाई गेट निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं, ईएससी निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं, एसएसडी निकाल सकता हूं। आपको यह भी पता होना चाहिए यार क्या निकलेगा या क्या नहीं निकलेगा, और वो तभी पता होगा जब आपने रियलिस्टिक एनालिसिस किया हो। जैसे मैं एमटेक जब कर रहा था तो मुझे मुझे ये पता चल गया था कि मैं अब पीएचडी नहीं करना मेरे को। वैसे स्टार्टिंग में मेरे में जोश था कि मैं पीएचडी करूं, बट बाद में समझ में आ गया, मेरी फैमिली थी, मेरे वाइफ थी, बच्चे थे, बच्चे हैं, तो मुझे लग गया था कि नहीं यार पीएचडी और 5 साल में घर बैठ के नहीं पढ़ सकता हूं या कॉलेज में बैठ के नहीं पढ़ सकता हूं। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है जॉब में चलते हैं। तो ये रियलिस्टिक आपको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ यार मैं कर लूंगा, जब करने जाओ तो पता लगता है कि यार हो ही नहीं पा रहा है। पता आपको कि नहीं हो पाएगा बट फिर भी आप घुसे पड़े हो, ये गलत चीज है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। तो रियलिस्टिक समझो, क्या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज वापस से दे सकते हो? बिल्कुल सर, मेरा मैं बस एकदम बॉर्डर पे बैठा हूं, मैं थोड़ा सा अगर रिवीजन और करता, थोड़े से क्वेश्चन और करता तो मेरा आराम से 240 आ जाते। बहुत सही, आपको ऑप्शन ए पे ही जाना चाहिए। सर मैं कर तो सकता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज थोड़ा रिस्की वाला जॉब है, 5-10 क्वेश्चन अगर आपके इधर उधर हो गए तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल, मेरे को इंजीनियरिंग भी समझ में आती है, मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है, गेट के लिए जाओ। सर मुझे इंजीनियरिंग समझ में आती है बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते हैं मेरे एग्जाम में। गेट का भी पेपर मैंने दिया बट गेट में मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब मैंने प्रिपरेशन अच्छे से 1 साल शिद्दत से की है, इसका मतलब मुझे शायद थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रही है। एसएससी एग्जाम्स के लिए जाओ, जो लोअर लेवल वाले थोड़े एग्जाम्स है। ठीक है, देखो यार सब ऑप्शन अच्छे, आपके पास में हाथ में एक जॉब रहेगी वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू यूपीएससी के लिए। सोचो आप, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा एक भाई है पिछले 7-8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नहीं निकला है। अब उसकी एज निकल गई, ना उसने एसएससी दिया कभी, ना स्टेट एग्जाम दिया, कोई एग्जाम नहीं निकला, 7-8 साल से वो यूपीएससी दे रहा है। मैं उसको बोला यार अपने हाथ में एक जॉब रख ले उसके बाद में तू देना, बोला नहीं मैं करूंगा तो सिर्फ यूपीएससी करूंगा। दिस इज फुलिशनेस। ठीक है, ऐसा मत सोचो, बी वेरी रियलिस्टिक। हाँ यार क्या निकलेगा वो निकालना है मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दो ऑप्शन आपके पास में, आइदर यू गो फॉर ऑप्शन ए दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज अगेन, और यू गो फॉर ऑप्शन बी दैट इज गेट, या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो वो डिसाइड करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन ए, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए जाना है, तो अब आपको पता है कि हाँ भाई इस एग्जाम के लिए मुझे प्रिपेयर करना है अच्छे से, और अगर ये आपको पता है तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो जब आपने अगेन इसको डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पे आपको आपका आसान कर देंगे, वैसे तो मैंने समझा दिया है, बट फिर भी आपको डिसीजन किस बेसिस पे लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या इंटरेस्ट है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। ठीक है भैया, मुझे जाना है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बनना ही है, तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाओ। ये डिसीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ भैया अब मुझे ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर इंजीनियरिंग सर्विसेज ही जाना है, तो अब आपको कैसे कैसे अपना आगे का पाथ बनाना पड़ेगा। तो आगे का पाथ बनाने के लिए आपको पूरी स्ट्रैटेजी को डिवाइड करना पड़ेगा। आप ठीक है, कैसे आपके कोर कंसेप्ट हैं उनको बिल्ड करना पड़ेगा, कोर फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कैसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो इन तीनों के लिए जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहली चीज है कि सिंस आपके नंबर कम आ रहे हैं, 180 to 200 आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है। आपको 100% सब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ना है, आपको चीजें अच्छे से समझनी है।
तो उसके लिए आपको पूरा कोर्स जो है वो अच्छे से वापस पढ़ना पड़ेगा। जो ईएससी की तैयारी है वो पूरा सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो जो फैकल्टी इस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। अब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स का उसको टच दो, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ज्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर ईएससी क्रैक करना है तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को टच देना पड़ेगा। सो ट्राई टू रीड योर कंसेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। थ्योरी आपने पढ़ ली है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया है। स्ट्रेंथन बेसिक्स इन योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नसेल्ट नंबर होता क्या है, संदीप सर ने समझाया बट नसेल्ट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, बुक से पढ़ो, देखो कि नसेल्ट नंबर क्यों यूज किया जाता है। दूसरे नंबर्स जो होते हैं नॉन डायमेंशनलेस नंबर्स, उनको सॉरी डायमेंशनलेस नंबर्स जो होते हैं उनको वो क्यों आए पिक्चर में, तो और वो डायमेंशनलेस नंबर करता क्या है। तो यहां से जब आप पढ़ोगे तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, और वो भी बुक से समझ में आएगा। अगर बुक से पढ़ोगे, जैसे कि मुझे कभी भी डायमेंशनलेस नंबर का कंसेप्ट फर्स्ट प्लेस में नहीं समझ में आया, हीट ट्रांसफर में मुझे नहीं समझ में आया, बट बाद में जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने लगा और फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ने लगा तब मुझे समझ में आया, ओहो ये डायमेंशनलेस नंबर तो यहां से आया है और बड़ी खतरनाक चीज है यार ये। जब पाई थ्योरम पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि ओ हो जो हीट ट्रांसफर में चल रहा है वो तो यहां से निकल के आया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको बुक से बहुत अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब तीनों चीज कर लोगे तब आपके कंसेप्ट अच्छे से बन जाएंगे, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। कंसेप्ट बिल्ड होने के बाद में दो चीजें करनी है, उन कंसेप्ट को रिटेन करना है तो रिवीजन करेंगे, और उन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और आगे बढ़ाना है या उन कंसेप्ट को और उन्हीं पे और कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, उसके लिए हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट का साइकिल आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ वीकली मॉक टेस्ट देंगे या फिर मंथ में 2-3 बार देंगे। ठीक है, तो वो अगेन आप डिसाइड कर सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जैसे ही आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाता है फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो और टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली रिविजन आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी सारे टीचर्स बताते हैं, 3rd डे, 7th डे, 15th डे, 30th डे, ऐसे आपको रिवाइज करना है। फिर एक एक महीने बाद में रिवीजन करते रहना है। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो और सैटरडे संडे उसका रिवीजन करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट जो है वो फ्रेश रहेंगे, भूलोगे नहीं। सबसे ज्यादा गलती लोग यहीं पे करते हैं। 80% ऑफ द स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो रिवीजन नहीं करते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी अच्छे से प्लान करनी है, एंड यू हैव टू प्लान इट वेल इन एडवांस। जब आपका 5 महीने निकल जाएंगे उसके बाद रिवीजन नहीं होना चाहिए, रिवीजन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटीज। अब देखो ये सब चीज चल रही है, इन सब चीजों में 3 चीज हमने देख ली कि सबसे पहला आपका कंसेप्ट, कि भैया कंसेप्ट बिल्ड करो, तो ये कहां से करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो ये इनिशियल केस हो गया। प्लस दूसरा आपको टेस्ट देना है, प्लस आपका रिवीजन है। अब इन तीनों की प्रायोरिटी क्या है? सर मैं अपना टाइम, पूरा दिन का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं 6 से 7 घंटे यहां पे पढ़ता हूं, उसके बाद में 2 से 3 घंटे ये करता हूं तो मेरा रिवीजन छूट जाता है। 6 से 7 ये घंटा पढ़ता हूं, ये छोड़ देता हूं, रिवीजन करता हूं तो 2 घंटे लग जाता है तो टेस्ट छूट जाता है। अब मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं? तो प्रायोरिटी के लिए जब आप स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में देखो आपका रिवीजन थोड़ा कम होगा, टेस्ट भी आपके थोड़े कम होंगे, तो फर्स्ट 3 मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम यहां पे डिनोट कर सकते हो। 6 to 7 आवर्स आप यहां पे दे सकते हो, 1 से 1 घंटा या 2 घंटा इसमें दे सकते हो, और 1 से 2 घंटा यहां दे सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट 3 मंथ में ये होगा। अब जब आपके 3 मंथ्स खत्म हो गए तो आपके 3-4 सब्जेक्ट यहां पे प्रिपेयर हो गए। जब 3-4 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए तो उनके टेस्ट और रिवीजन अब ज्यादा होने होंगे। तो अब क्या करो, आप यहां वाला टाइम कम करो। सेकंड 3 मंथ्स, 3 to 6 वाले मंथ्स में क्या करोगे, यहां पे 5 आवर्स कर दिया,
1 एंड हाफ आवर यहां निकला है, 2 एंड हाफ आवर यहां निकालो, 2 एंड हाफ आवर यहां निकालो। ठीक है, इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ाए, इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ाए, इसका थोड़ा सा टाइम खत्म किया। फिर 6 to 9 मंथ, 6 to 9 मंथ्स में अब आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब आप 4 घंटे यहां पे टाइम दो, यहां पे आप 3 घंटे कर दो, यहां पे आप 3 घंटे कर दो। ये थोड़ा सा कम भी रहेगा, अगर 2-2.5 घंटे भी रहेगा तो चलेगा, यहां टाइम आप बढ़ा दो। ठीक है, और फिर लास्ट के 9 to 12 मंथ्स, 9 to 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा 1 से 2 घंटा। फिर आप यहां पे टाइम बढ़ाओ 4 से 5 घंटा, और यहां पे 3 से 4 घंटा। सो दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज योर स्टडीज। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका साइड बाय साइड ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोग 6 से 7 घंटे इस टाइम तक मेंटेन रखते हैं। 8 से 9 महीने तक लोग 6 से 7 घंटा नया पढ़ते हैं, इसको भी टाइम नहीं देते, इसको भी नहीं टाइम देते हैं, और फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि सर अब मैं यहां पे 4 घंटा रिवीजन करूंगा और 4 घंटा पेपर दूंगा। खत्म है, हो गया केस। जब तुम यहां पे जाओगे करने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब यहां रिवीजन करने जाओगे तो पहले वाला भूल चुके हो। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट वेल इन एडवांस। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। अगर आप ये ऐसे पढ़ोगे, आपका आराम से सिलेबस खत्म होगा, आराम से रिवीजन होगा, आराम से क्वेश्चन लगेंगे। एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। इस टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 10 घंटे रोज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि जो यहां पे स्टडी है वो आपकी डेडिकेशन मांगती है। ठीक है, यहां पे जो आपको ये वाली स्लाइड मैंने रखी है कि अगर आप कोई और दूसरा एग्जाम भी कर रहे हो तो उसका पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बट ये वाला जो फेज है, दिस रिक्वायर डेडिकेटेड डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए, मतलब मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 आवर्स में पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं उसके बाद में मेरा जो टाइम बचेगा उसमें मैं कुछ भी करूंगा, मैं डेडिकेटेडली पढ़ूंगा। ठीक है, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड आई विल वर्क हार्ड। ठीक है, 1 साल प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, शिद्दत से प्रिपेयर करो, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ आपको 1 साल देना है अपनी जिंदगी का, उस 1 साल में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई किसी के साथ में दोस्त वगैरह सब छोड़ दो, जो आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है वही आप करो। ठीक है, 1 साल में फेस्टिवल, होली, दिवाली, रमजान सब भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो अपनी स्टडीज पे। 1 साल अगर शिद्दत से पढ़ाई कर ली, अपने अपने अंदर ट्रूथफुल रह के पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो आपको कोई सक्सीड होने से नहीं रोक सकता। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को मेरे घर वाले कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, बट मुझे पता था कि मुझे प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो ये बोलते थे कि एग्जाम, क्या एग्जाम दे रहा है, अभी तू घर पे ही बैठा हुआ है। इनफैक्ट मेरी तो शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया था। तो ये भी बोलते थे कभी कभी तो कि बच्चे हो जाएंगे, अब उनको क्या खिलाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो आप। बट मैं अपने लिए ट्रूथफुल था, मुझे पता था कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे 1 साल से ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 ही साल में करके प्रिपेयर करके खत्म करूंगा। एंड उसी साल में सब कुछ, गेट, ईएससी, सब इसरो विसरो सब निकल गया। तो अगर 1 साल अच्छे से तैयारी करोगे, आपको कोई सक्सीड होने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी मोटी बातें जो है वो मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, डोंट लेट वन सेटबैक डिफाइन योर जर्नी। ठीक है, एक बार अगर सक्सीड नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार सक्सीड हो जाओगे। एक बार आपका ईएससी प्री खराब गया है, इसको अपना करियर चौपट मत करने दो। ठीक है, तो अगर नहीं भी हो पाया इस बार सिलेक्शन, कोई बात नहीं, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर देखे हुए हैं। 2004 में जब मैं पहली बार आईआईटी के लिए अपियर किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था कहीं पे भी। ये 12th क्लास की बात है, और मेरी AIEEE में 15,000 रैंक आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि यार अब मेरी जिंदगी खत्म है। बट फिर मैंने 1 साल प्रिपेयर किया तो अगेन मेरा आईआईटी में 2 नंबर से रह गया। इनफैक्ट 2 नंबर से रहा नहीं था, मेरी सेक्शनल कट ऑफ 2 नंबर से रह गई थी।
ओवरऑल नंबर जो थे वो कट ऑफ से ज्यादा थे, बट उस टाइम सेक्शनल कट ऑफ का होता था कि साइंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है, सॉरी फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में, मेरी मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ रह गई थी, तो आईआईटी में नहीं हुआ। आईआईटी में नहीं हुआ तो फिर एआईट्रिपल के थ्रू मैं एनआईटी भोपाल चला गया, एनआईटी भोपाल को छोड़ के फिर कहीं और चला गया। 2009 में मैंने इसरो के लिए अपियर किया, मैंने रिटर्न निकाला, बट मेरे को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। ठीक है, उसके बाद में 2012 में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपियर हुआ। 2012 में जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपियर हुए तो पहली बार मेंस तक ही मैं जा पाया, इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आया। कोई बात नहीं, देन आई डिसाइडेड कि ठीक है 2013 में देंगे, लेकिन जब 2013 में दिया तो सब कुछ निकल गया, इसरो भी निकल गया, इसरो का इंटरव्यू भी देना पड़ा, दे दिया, इसरो में भी सिलेक्शन हो गया। सो लाइफ में सेटबैक आते रहेंगे आपके, ठीक है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि यार अगली बार बस ये था खत्म, अब अगली बार मैं फेल नहीं होऊंगा, अगली बार मैं सक्सीड होकर रखाऊंगा। सो डोंट लेट वन सेटबैक डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है, मेहनत करेंगे फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। एवरी टॉप परफॉर्मर हैज फेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, मैंने बताया आपको कितनी बार। सबसे बड़ा मेरा डिसअपॉइंटमेंट था जब मेरे को इसरो में इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था, ये बोल के कि मेरी डिग्री तो मैकेनिकल है ही नहीं। जिस डिग्री को मैं सोच रहा था कि मेरी डिग्री मैकेनिकल है, 4 साल से मैं यही सोच के बैठा था कि ये डिग्री तो मैकेनिकल है, उसमें मेरे को बोला गया बाद में कि ये तो मैकेनिकल है ही नहीं। आई वॉज बी मरीन, ठीक है, मेरी डिग्री बी मरीन है, मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया है, और बाद में इसरो ने बताया कि ये बी मरीन है, ये मैकेनिकल नहीं होती है। ठीक है, तो उस टाइम फिर मैंने एक एडिशनल डिग्री ली है, बी मैकेनिकल 2012 में हुई है मेरी। ठीक है, उसके बाद मैं इसरो में गया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं और जो फेलियर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस यही होता है कि सेटबैक होने के बाद में वो निराश नहीं होते हैं, दे स्टिल डिसाइड टू फाइट, they maintain discipline, they do structured preparation, they have structured actions, उनको पता है क्या करना है और उसके बाद में वो सक्सीड होते हैं। ठीक है, सो सिर्फ डिफरेंस यही लाइन है कि वो निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, वो फिर से उठते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यू आर वन स्ट्रेटेजी अवे फ्रॉम योर गोल, आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी दूर हो अपने गोल से, एंड यही स्ट्रेटेजी है जो आपको अभी बनानी है, जो मैंने बताई है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर से उठ जाओ, अपने अंदर एक जोश लेके आओ कि नहीं अगली बार ऐसा नहीं होगा कि मैं टॉप रैंकर ना हूं। ठीक है, जिस भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, भले गेट टारगेट कर रहे हो, एसएससी टारगेट कर रहे हो, या ईएससी टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करो और ट्रूथफुली उसके लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, अगर आप ट्रूथफुली प्रिपेयर करोगे आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइस। आई एम श्योर आज आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि फिर से हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। टाइम टू टाइम हम लोग और सेशंस आपके लिए, मोटिवेशनल सेशंस और स्ट्रेटजी सेशंस, गाइडेंस सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहो इन सेशंस को एंड मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों के जो फेलियर्स हैं, उनसे आप सीखो, वो गलतियां वापस मत करो, जो हम लोगों ने गलतियां की है उनको मत दोहराओ, जो हम लोगों ने अच्छी चीज की है उसको टेकअप करो और अपना करियर बनाओ। ठीक है, सो विद बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।